कैसे हैं बच्चों? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट यानी कार्यपत्रक नंबर है 19 और आज तारीख है 24 सितंबर 2021 और आज हम कर रहे हैं भूगोल सामाजिक विज्ञान के लिए 8वीं कक्षा की वर्कशीट। और आज टॉपिक है जल संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करते हैं जल संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र 1.1 में यमुना नदी का प्रदूषण, ये आपके एनसीईआरटी की किताब से ही है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये कभी यमुना नदी के आसपास ऊपर से पुल के ऊपर से जाते हुए देखा होगा यमुना नदी कितनी गंदी है, उसमें कैसी वो दिखती है ऊपर से, है ना। एक तरफ काला काला सा पानी और पिन्नियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये इससे क्या हो रहा है, यमुना नदी में प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, अब एक तरफ देखते हैं चित्र 1.2 में स्प्रिंकलर, पानी छिड़कने वाली, है ना, एक मशीन यहाँ पे लगी स्प्रिंकलर पानी छिड़कने वाली। इससे क्या हो रहा है कि सिंचाई हो रही है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। पहला, वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, यानी कि धीरे करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण करके पृष्ठीय प्रवाह को बचाया जा सकता है। ठीक है, जल को सुरक्षित करके संग्रह करके पृष्ठीय प्रवाह को बचाया जा सकता है। पानी के रिसने यानी पानी के रिसने से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खेत की सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नहरों को ठीक से पक्का किया जाना चाहिए कि नहरों का पानी बर्बाद ना हो, रिसे नहीं तो उनको पक्का किया जाना चाहिए। ठीक है, ओके। और करना क्या चाहिए, रिसाव और वाष्पीकरण के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकने के लिए स्प्रिंकलर की सिंचाई अधिक प्रभावी होती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई हो रही है, तो वाष्पीकरण को रोकने से, ठीक है, तो हमें स्प्रिंकलर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप तथा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्म स्थान होते हैं तो वहाँ पे पानी हवा बनकर उड़ जाता है, तो वहाँ पे कौन सी विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, ड्रिप और टपकन विधि द्वारा, है ना। ड्रिप या तो उसे ड्रिप कह सकते हैं अथवा टपकन विधि के द्वारा हम सिंचाई कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर मूल्यवान जल संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये सारी टेक्निक हैं, ये सारी विधियां हैं जिनका इस्तेमाल करके हम पानी को बचा सकते हैं, जल को संरक्षित कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, इसके बारे में बात करते हैं यहाँ। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच के संकीर्ण क्षेत्र में मौजूद हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। याद रखिए प्यारे बच्चों, जैवमंडल हम किसे कहें, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जो हम संपर्क स्थापित हो रहा है और जो क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, इसको जो संकीर्ण क्षेत्र है इसे बोलते हैं जैवमंडल। जैवमंडल में जीवित प्राणियों को जीवित रखने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस जीवन सहायक प्रणाली को पारितंत्र के रूप में जाना जाता है। याद रखिए प्यारे बच्चों, इस जो जीवन सहायक प्रणाली, इसी को हम बोलते हैं पारितंत्र। वन्य जीवों में पशु, पक्षी, कीड़े और जलीय जीवन भी शामिल हैं। पक्षी कीड़े खाते हैं और अपघटक के रूप में भी कार्य करते हैं। गिद्ध मृत जीव जंतु को खाने के कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। ठीक है, जो गिद्ध है प्यारे बच्चों, जो मरे हुए जीवों को खाता है, तो एक तरीके से हम ये मानना है कि वो पर्यावरण में सफाई का काम कर रहा है। ठीक है, अपमार्जक, जैसे साबुन सफाई करता है ना, ऐसे ही गिद्ध को हम मानना है कि वो सफाई का काम कर रहा है प्रकृति में। क्योंकि अगर वो मरे हुए जीव वहाँ से नहीं हटेंगे तो क्या होगा, तो वहाँ बहुत बदबू, बहुत समस्या फैलती रहेगी। तो वो मरे हुए जीवों को गिद्ध मार कर खा जाता है और वहाँ पर सफाई हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं अपमार्जक। इसलिए प्राणी चाहे छोटे हों या बड़े, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति का विवरण। प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करती है, तापमान और नमी पर। दुनिया के प्रमुख वनस्पति प्रकारों को जंगलों, घास के मैदानों, झाड़ियों को और गुल्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष फलते फूलते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे पानी बहुत अधिक मात्रा में, ठीक मात्रा में होता है, वहाँ पे वन अधिक मिलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे नमी की संख्या घटती जाती है, पेड़ों के आकार और उनका घनत्व कम होता जाता है। जहाँ पे नमी और पानी कम होगा वहाँ पर जो पेड़ हैं कम होंगे और उनका जो आकार प्रकार है वो छोटा होने लगेगा। सामान्य वर्षा क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और झाड़ियाँ उगती हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं, जैसे कि आप जानते हो हमारा राजस्थान है ना, मरुस्थलीय प्रदेश। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप से पौधों और जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, निर्माण संबंधी गतिविधियाँ, जंगल की आग, सुनामी और भूस्खलन कुछ ऐसे मानवीय प्राकृतिक कारक हैं जो इन संसाधनों के विलुप्त होने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। एक अन्य प्रमुख चिंता का विषय यह है कि विशेष प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। तो उसको लिए हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण संसाधनों को कम होने से बचाने के लिए घाटियों, आर्द्र भूमि, झीलों, ठीक है, इन सब का हम निर्माण कर रहे हैं। ओके, क्या क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आर्द्र भूमि और झीलों का संरक्षण आवश्यक है। सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव जैसे जागरूकता कार्यक्रम में क्षेत्रीय और सामुदायिक स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। स्कूली बच्चों को प्राकृतिक शिविरों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे विभिन्न प्रजातियों के आवास की सराहना करें। कई देशों ने व्यापार के साथ साथ पक्षियों और जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून पारित किए हैं। भारत में शेरों, बाघों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना गैर कानूनी है। ठीक है, भारत में शेरों, बाघों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना गैर कानूनी है। इस बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CITES की स्थापना की गई है जो जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिनका व्यापार निषिद्ध है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ कुछ आसान से 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, हाँ पहला प्रश्न, पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, किन्हीं 2 को लिखिए। तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में लिख दिया है, आप चाहो तो थोड़ा इनको ही लिख सकते हो, लेकिन आपको डिटेल अच्छी मिलेगी तो आपको ठीक से याद रहेगा। और मान लीजिए आपको अधिक नंबर के क्वेश्चन आएगा तो आपको ठीक से नंबर मिल पाएंगे। पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। ठीक है, पहला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान बनाए। जैसे राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान या अन्य क्षेत्र होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया है। अलग अलग देश अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अलग अलग नीतियाँ रखते हैं, लेकिन लगभग सभी के क्षेत्रों के वन्य जीवन को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना एक मुख्य ध्येय यानी उद्देश्य होता है। वन्य जीवन अभयारण्य, ये क्या होता है, वन्य अभयारण्य का अर्थ है अभय अरण्य, अर्थात अभय घूम सकें यानी कि बिना डरे घूम सकें जानवर। ठीक है, ऐसा अरण्य वन, ऐसा वन जहाँ पे जो जानवर हैं बिना किसी डर के, बिना किसी परवाह के घूम सके, उसे बोलते हैं अभयारण्य। ठीक है, सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार को अभयारण्य कहते हैं। इनका उद्देश्य पशु, पक्षी या वन संपदा को संरक्षित करना, उसका विकास करना व शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी मदद लेना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं जैव मंडल निचय की। जैव मंडल निचय आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय या इसके संयोजन वाले पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैव मंडल प्रोग्राम 1971 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए 3 तरीके सुझाइए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जितने तरीके हैं मैंने कोशिश की सारे के सारे आपको बता दूँ। तो जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में देखा था, भूमि संरक्षण के उपाय, पहला क्या था, समुच्च रेखीय जुताई, है ना, ये NCERT के क्षेत्र हैं, आप देख सकते हैं अपनी किताब में।
और रक्षक मेखलाएं, ये ऐसे इस तरीके से पेड़ लगा देते हैं और जिससे कि मृदा का सुरक्षा होती है। और वेदिका फार्म, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वेदिका फार्म, ठीक है, ओके, ये है वेदिका फार्म। और यहाँ पर क्या है, यहाँ है मल्च बनाना, ये है ये जो आप देख रहे हो यहाँ बीच में पानी भरा हुआ है और इसे बोलते हैं मल्च बनाना, ठीक है। इससे भी भूमि का संरक्षण होता है। बीज की फसल उगाना, ये जो बीज की फसल है ना, अलग अलग तरीके से फसल उगाना, इसे बोलते हैं बीज की फसल उगाना। और यहाँ पर क्या है, चट्टान का बांध करा देना एक तरीके से, इससे भी भूमि का संरक्षण होता है। तो अब इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, इनका आखिर अर्थ क्या है, इनका आखिर मतलब क्या है, ठीक है। थोड़ा सा समझने का हम इन्हें प्रयास करते हैं। तो पहला है यहाँ पर मल्च बनाना, पौधों के बीच की खाली ज़मीन को भूसे की तरह, मल्च बनाना अर्थात क्या होता है, पौधों के बीच की खाली ज़मीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करती है। वेदिका फार्म, चौड़ी सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है। ये पहाड़ों पर हो रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, ताकि फसलों को उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो। इस प्रकार सतह अपवाह और यानी मिट्टी का कटाव कम होता है इस तरीके से। समोच्च रेखीय जुताई, ये क्या है, पहाड़ी ढलान के समोच्च के समानांतर जुताई करने से ढलान नीचे प्रवाहित होने वाले पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बनता है, उससे भी हम मिट्टी की मृदा की सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखलाएं, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में, कहाँ पर, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों की कतारें लगाई जाती हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। अगला है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ, ये क्या है, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। ये भी हम मृदा संरक्षण के उपाय हम कर रहे हैं। अगला क्या है, चट्टान बांध, पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर किया जाता है ना, एक बाड़ लगा दी जाती है, एक बांध बना दिया जाता है। यह हमें मिट्टी के नुकसान को रोकने में मदद करता है। अगली है बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। इसके द्वारा भी मिट्टी की सुरक्षा होती है, मृदा का संरक्षण होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जैसे कि आप क्वेश्चन देखें, पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, पारितंत्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम, और पारिस्थितिकी इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम। एक प्राकृतिक इकाई है ना, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर, जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव यानी जो भी सजीव हैं शामिल हैं, जो अपने अजैव यानी कि जो सजीव नहीं है, कि पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, आपस में क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, है ना, एक जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र अन्योन्याश्रित अर्थात एक दूसरे पर निर्भर करके अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण दे रखा है, यहाँ पर इस चित्र में देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे एक तालाब है, तालाब के आसपास बहुत सारे के, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कछुए बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेंढक है, यहाँ पे कुछ अन्य जानवर है, यहाँ पे हिरन है, यहाँ कुछ छोटे मोटे कीट पतंगे हैं, और यहाँ कुछ पानी के अंदर कुछ और मछलियाँ हैं, जीव हैं। तो ये सारा सिस्टम मिला करके एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इसी को बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो पारिस्थितिक तंत्र आखिर होता क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, आप बहुत ध्यान से इसे समझिए, पढ़िए और रिपीट करके देखिए, ठीक है। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।